एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र की शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बारे में। इसके पहले के क्लास में हमने शिक्षण के अर्थ को देखा, शिक्षण की परिभाषा को देखा, शिक्षण के प्रकार को देखा। उसके बाद शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, इसको हमने देखा। और लास्ट में हमने शिक्षण की प्रकृति को देखा। यानी अगर पहले की क्लास में हमने इस एक ही क्लास में इतना चर्चा किया। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र। एक क्लास में हम इसको चर्चा करेंगे। तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत की अगर हम बात करें, सबसे पहले शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। पहला हम कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत, वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत ये शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में पहला सिद्धांत है। यानी बच्चे को जो कुछ भी हम पढ़ाएं वह उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जब वह उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होगा तो वह उसमें उसकी रुचि होगी, उसकी आवश्यकता भी उसकी होगी, क्योंकि वह उसके वास्तविक जीवन से संबंधित है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। फिर उसके बाद नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का मतलब जो कुछ भी हम पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसको हम पढ़ाएंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होना चाहिए और बच्चों में हम किस प्रकार का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, या निश्चित उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नियोजन का सिद्धांत का मतलब हम इस संसार का कोई भी काम जो करने जाते हैं, अगर वो पहले ही हम उसका प्लानिंग कर लें तो निश्चित रूप से वह काम सफल होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम अटरंडम ही उसको हम कोई काम करने चले जाएं तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों कि जिससे वह काम सफल ना हो। तो शिक्षण भी क्या है कि पहले ही हम उसको नियोजित करते हैं। अगर आप लेसन प्लान बनाते हैं तो क्या वो पूर्व नियोजित काम नहीं है? अगर आप टीएलएम बनाते हैं किसी पाठ्य योजना पे तो क्या पूर्व नियोजित नहीं है? तो जब तक हम कोई काम पूर्व नियोजित नहीं करते हैं तब तक उसके सफलता के जो प्रतिशत है उसको हम कम ही कह सकते हैं कि ये सफल हो सकता है। और अगर हम पहले से ही उसका नियोजन कर लें तो वह सफल होने के लिए लगभग तैयार रहता है। उसके बाद बाल केंद्रितता का सिद्धांत, बाल केंद्रित, फिर उसके बाद सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत। बाल केंद्रित का सिद्धांत जो होता है उसका मतलब कि सब कुछ बालक को ही केंद्र में मान करके हम जो शिक्षण कार्य करते हैं वो करना चाहिए। बालक की क्या आवश्यकता है, बालक की क्या एज है, बालक की क्षमता कितनी है, बालक की योग्यता क्या है, बालक की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, इसको ध्यान में रख करके हम शिक्षण कार्य करेंगे तो वह सफल निश्चित रूप से होगा। अगला है सहसंबंध का सिद्धांत। एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो संबंध होता है, यानी हम जो कुछ भी पढ़ते हैं इस प्रकृति के बारे में ही पढ़ते हैं, चाहे इतिहास, भूगोल, अर्थात नागरिकशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जो कुछ भी पढ़ते हैं इसी प्रकृति में ही वो सब कुछ घटित होता है या घटित हुआ होगा। तो जब एक दूसरे से सभी विषय जो है उसको सहसंबंध करके हम पढ़ाते हैं। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्या उसमें जीवन परिचय नहीं पढ़ते हैं? अगर जीवन परिचय पढ़ते हैं तो क्या उसमें सन नहीं होता है? सन है तो इसका मतलब गणित है। हमने अंकों का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब गणित है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध होता है तो उसी को हम कहते हैं सहसंबंध का सिद्धांत। फिर उसके बाद वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता। इस संसार के कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है।
हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है और उसको ध्यान में रख करके हमको शिक्षण कार्य करना चाहिए, क्योंकि क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 एक दूसरे से भिन्न हैं। उसके बाद विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकृति के बारे में ही हम तो पढ़ रहे थे लेकिन उसको विषय बना दिए। हम दिन भर में सभी विषयों को पढ़ते हैं, घंटी वाइज पढ़ते हैं, पीरियड वाइज पढ़ते हैं, लेकिन सभी विषयों को हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, यानी बच्चों में कमियों का पता लगा करके उनको दूर करने के जो उपाय होते हैं, जो शिक्षण होता है, उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत कहता है कि बार बार जब हम कोई एक ही चीज़ बच्चे को पढ़ाते हैं तो वह क्या होता है, बच्चे को कंठस्थ हो जाता है। और लास्ट में हम कहेंगे प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। तो ये हो गए सिद्धांत, ये हो गए सिद्धांत। हम इसको डिटेल में नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे, इसको आप डिटेल कर सकते हैं, आप इसके शब्दों को पकड़ करके डिटेल कर सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अगर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात करें, अगर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात करें तो जितना चैप्टर आपने पढ़ा है, जितना चैप्टर आपने मनोविज्ञान में पढ़ा है, सब कुछ आप सिद्धांत के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत, ये आपने प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन शब्द जो होगा वो आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, सीखने के चैप्टर में। तो आप उसको लिख सकते हैं प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन। प्रतिपुष्टि क्या है, हम कोई काम करते हैं तो सही किया कि गलत किया, उसको हमको जानकारी मिलनी चाहिए। पुनर्बलन क्या है कि हम उसको अंग्रेजी है उसका रेनफोर्समेंट, यानी उसको हम पुनर्बलित करते हैं कि हाँ जो आपने काम किया वो अच्छा है या क्या है, वो आप पुनर्बलन के माध्यम से उसको बताते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, फिर कह सकते हैं रुचि का सिद्धांत। तो इस प्रकार से जो चैप्टर आपने पढ़ा ये सारे चैप्टर आपको मिल रहे हैं। उसके बाद तत्परता, तत्परता का सिद्धांत। उसके बाद आपको मिलेगा स्व अधिगम का सिद्धांत, स्व अधिगम का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारे मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले इसको कहा गया कि मन का विज्ञान है। तो मन में क्या क्या आता है, हम कैसे कैसे मनोविज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। परिश्रम, मनोरंजन, विश्राम का सिद्धांत। इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। उसके अलावा सृजनात्मकता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत। ये आपका हो गया शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात क्या है, वहां से चलना चाहिए, और कहां तक चलना चाहिए, अज्ञात की ओर। सरल से कठिन की ओर,
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। उसके अलावा पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश, फिर उसके बाद विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन, आगमन से निगमन। तो इस प्रकार से ये शिक्षण सूत्र हो गए। आपसे पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन की विभिन्न जो शिक्षण सिद्धांत हो उसका आप व्याख्या कीजिए, शिक्षण सूत्रों को व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने इस क्लास में चर्चा किया शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र के बारे में। अब अभी आप जो क्रियात्मक अनुसंधान है उस पे अगर हम टीएलएम की बात करें तो जो शिक्षण अधिगम सामग्री होता है वह यूज क्यों होता है? क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए एक अध्यापक जो कुछ भी शिक्षण सामग्री यूज करता है उसी को शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। तो उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, बच्चे को उस लेवल पे समझाने का प्रयास करना जहाँ वह समझ सकता है। और यह इंद्रियों के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो यह 3 प्रकार का होता है। एक दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है और एक दृश्य श्रव्य होता है। तो इस प्रकार से हम टीएलएम के बारे में भी आप आगे लिख सकते हैं, क्योंकि एडगर डेल ने कहा है कि जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम सीखने का कार्य करते हैं उतने ज़्यादा ही हमारा ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है। तो आप उसी के आधार पर उसका पूरा वर्गीकरण करके उसको आगे लिख सकते हैं। तो आज हमने 2 क्लास के माध्यम से आपको शिक्षण के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और निश्चित रूप से अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके किसी एक ग्रुप में किसी एक दोस्त के पास शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।